निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है यूपी टीजीटी हिंदी 2013 की परीक्षा में। यह प्रश्न आया था व्याकरण का कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं ल, या ऑप्शन बी प, या ऑप्शन सी र, या ऑप्शन डी य। तो देखिए निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्ध स्वर आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है, एक तो आता है य और एक आता है व। तो अर्ध स्वर होते हैं य और व। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अर्ध स्वर कौन सा है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो है अर्ध स्वर कहलाता है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी टीजीटी हिंदी 13 की परीक्षा में प्रश्न आया था। हर प्रश्न के आगे यहाँ पर एग्जाम डेट लिखी गई है क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि व्याकरण से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हिंदी की परीक्षा का प्रश्न था जो कि टीजीटी की 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। और ये वाला प्रश्न भी देखिए आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पर प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। और ये वाला जो प्रश्न है ये पूछा गया था यूपी पीजीटी हिंदी 2005 की परीक्षा में। तो आप सोचिए पीजीटी की परीक्षा में कितना सरल प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को इससे एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो काफी टफ ही पूछे जाए, काफी कभी सरल प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कितना सरल प्रश्न है जो कि पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। अब काफी सरल प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 52। इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि 52 हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो देखिए काफ़ी सरल प्रश्न था। और किस परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी 2005 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। देखिए काफ़ी सरल प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार है। अब ये वाला प्रश्न देखिए किस परीक्षा में आया था, ये भी यूपी पीजीटी हिंदी 2004 की परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए पीजीटी की परीक्षा में ऐसा नहीं है कि टफ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न दोनों तरह से आते हैं जिसमें काफी सरल प्रश्न भी होते हैं और काफी टफ भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरल प्रश्न कितना पूछा गया है कि स्वर ध्वनि के प्रकार है। ऑप्शन ए दीर्घ, या ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी प्लुत, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि स्वर के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। आप जानते हैं दीर्घ स्वर भी होता है, मूल स्वर भी होते हैं और प्लुत स्वर भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि दीर्घ स्वर होता है यहाँ पर आप देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैं लिख दूं मूल स्वर भी होता है और प्लुत स्वर भी होता है। तो ये तीनों स्वर होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। तो याद रखिए ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी हिंदी 2004 की परीक्षा में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, यह प्रश्न पूछा गया था बीएड 2008 की परीक्षा में, यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था हिंदी की परीक्षा में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप हमें बीएड इस तरह के प्रश्न क्यों करा रहे हैं जो इस तरह की परीक्षा में पूछे गए। तो आप लोगों को इस प्रश्न का जो जवाब है वो आगे मैं दूंगा कि इस तरह के प्रश्न आप लोगों को क्यों कराए जा रहे हैं। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द को, बी व्यंजन को, सी स्वर को, या ऑप्शन डी वर्ण को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो देखिए यह प्रश्न पूछा गया था बीएड 2008 की परीक्षा में। अब इस एग्जाम के प्रश्न आप लोगों को क्यों कराए जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समृत स्वर है। समृत स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए आ, या ऑप्शन बी ओ, या ऑप्शन सी ई, या ऑप्शन डी ए। तो समृत स्वर कौन सा है। अब आप समझ रहे हैं कि समृत स्वर मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी
लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने स्वर के बारे में कंप्लीट बताया था, सारे स्वरों के बारे में बताया था कि समृत, विव्रत, अर्ध समृत, अर्ध विव्रत, अग्र स्वर, पश्च, मध्य, जितने भी स्वर है कंप्लीट आपको डिटेल में बताया गया था। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लें। देखिए तो यहाँ पर समृत स्वर कौन सा होता है, ऑप्शन ई यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा ई, यानी समृत स्वर के अंतर्गत आता है ई। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ई जो है समृत स्वर के अंतर्गत आता है। और ये वाला प्रश्न, ये तो देखिए ये प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया था, देखिए कितना सरल प्रश्न है, और परीक्षा देखिए किस परीक्षा में आया था। सरल प्रश्न होने के साथ साथ परीक्षा देखिए आप, यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी जीआईसी पीजीटी 2009 की परीक्षा में। तो ये देखिए परीक्षा से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्न सरल भी आते हैं, ऐसा नहीं है टफ ही प्रश्न बने या थोड़े कठिन प्रश्न बनाए जाए, यहाँ पर सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न जो पूछा गया था यूपीपीएससी जीआईसी पीजीटी हिंदी 2009 की परीक्षा में प्रश्न आया था। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, और ये वाला जो प्रश्न है इस पे तो आप चाहें तो इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी की परीक्षा में, तो 100% ये प्रश्न मान के चलिए आता ही है। अब ये प्रश्न देखिए पूछा गया था कि जो छ है वो वर्ण किसके योग से बनता है, छ वर्ण किसके योग से बनता है। ऑप्शन ए दे रखे हैं क प्लस स, क प्लस च, क प्लस छ या क प्लस श। तो यहाँ पर जो छ वर्ण है वो किसके योग से बनता है, तो आप जानते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि क प्लस स के योग से छ वर्ण बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप ये देखिए कि ये किस परीक्षा में पूछा गया था, और उस प्रश्न का जो राइट आंसर मैं आपको बता दिया ऑप्शन ए होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए यह प्रश्न पूछा गया है नेट जेआरएफ एग्जाम में। देखिए नेट जेआरएफ एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अब ये देखिए ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है, काफ़ी सरल प्रश्न है, अगर आपको स्वर याद है तो बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न है। ज या ऑप्शन ब या आ या ऑप्शन डी ई। तो देखिए निम्न में से कौन सा यह पश्च स्वर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है अगर आपने पढ़ा होगा अग्र स्वर के बारे में, मध्य स्वर के बारे में, और लास्ट जो रहता है पश्च स्वर के बारे में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, क्योंकि आ जो होता है वह किस स्वर के अंतर्गत आता है आप लोगों को पता है। जीव के आधार पर 3 भागों में बांटे जाते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, तो इसमें 3rd नंबर पर आता है आ। याद रखिएगा पश्च स्वर के अंतर्गत आता है आ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये प्रश्न पूछा गया था नेट जेआरएफ एग्जाम 2005 में। देखिए ये प्रश्न 2005 का है और नेट की परीक्षा में पूछा गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेट जैसी परीक्षा में भी किस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न भी देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे छ वर्ण किसके संयोग से बना है, उसी तरह से ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अब ये प्रश्न देखिए किस परीक्षा में आया था, यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था। यूपीएसआई एग्जाम 2002 की परीक्षा में प्रश्न बना था कि ज्ञ वर्ण किन के संयोग से बना होता है। तो देखिए राइट आंसर आपको पता है, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत होते हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर ये बनते हैं। जैसे पहले आपको छ वर्ण के बारे में बताया गया था, अब यहाँ पर जो है ज्ञ वर्ण के बारे में आप लोगों को बताया गया है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। यानी हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वर। और किस परीक्षा में पूछा गया है, देखिए एसआई एग्जाम यानी यूपीएसआई जो एग्जाम होता है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्वर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। तो राइट आंसर, वह प्रश्न रिपीट हो गया, याद रखिएगा, स्वर इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है, जिनकी उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं। मूल स्वर होते हैं या प्लुत स्वर होते हैं, संयुक्त होते हैं या अयोगवाह होते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं, मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें क्लियरली आप लोगों को बताया था स्वरों के बारे में। तो प्लुत स्वर, मूल स्वर आप लोगों को पता है कि जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्लुत स्वर। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं। जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 या 7। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 3 होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो। एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, और थर्ड नंबर पर आता है पश्च। याद रखिएगा, ये 3 स्वर मैंने आपको बताए थे, अग्र, मध्य और पश्च। इन तीनों के बारे में, इनके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग उनको तैयारी अच्छी तरह से हो सके। अब देखिए इसके बाद आगे प्रश्न दिया गया है, देखिए यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 12 है, 10 है, 11 है या 14 है। तो सरल प्रश्न है, कितने स्वर होते हैं, 11। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न है कि रे को वर्णमाला में स्थान दिया गया है स्वर में, व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में या द्विगुण व्यंजन में। तो देखिए किसके अंतर्गत इसको रखा जाता है, यानी किसके अंतर्गत ये आता है। तो आप लोग जानते हैं कि व्यंजन के अंतर्गत नहीं होता, संयुक्त व्यंजन में भी नहीं होता और द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत भी नहीं होता। इसको शामिल किया गया है, यानी इसको स्वर के अंतर्गत ही माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर। ठीक है, अब याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। जिन विद्यार्थियों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है स्वर से संबंधित, वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें कंप्लीट और क्लियरली आप लोगों को एक एक चीज़ समझाई गई है। अब देखिए अयोगवाह किसे कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अयोगवाह 2 वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है, एक तो अनुस्वार को और एक विसर्ग को। आप लोगों को पता होगा विसर्ग और अनुस्वार इन दोनों को अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि ना तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इनको जो नाम दिया गया है वह अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, महाप्राण गलत है, संयुक्त भी गलत है और अल्प प्राण भी गलत है, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, विसर्ग। अगर यहाँ पर ऑप्शन में विसर्ग ना होकर अनुस्वार होता तो अनुस्वार राइट आंसर हो जाता। तो याद रखिएगा अयोगवाह के अंतर्गत जो आते हैं वह होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न।